सक्सेना, मैंने जो नई पार्टी बनाई है, मैं चाहता हूं कि उसका सारा काम तुम संभालो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो जिंदगी आप लोगों ने गुजारी है, क्या वही जिंदगी आप लोग अपनी बेटियों को देना चाहेंगे? आज सरकार महिलाओं को समान धारा में लाना चाहती है और आप लोगों को ये बात समझना चाहिए, तभी बेटियां शिक्षित हो पाएंगी। बलदेव सिंह आग लगाने वाले हैं तो शारदा देवी दूसरी तरफ ईमानदारी की हवा देने वाली है। आपको दोनों का इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। मुबारक हो, आपको आपकी मंजिल मिल ही गई। नहीं शांतिलाल जी, ये मंजिल नहीं, अभी रास्ता मिला है। मंजिल तक पहुंचना तो अभी बाकी है। आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको मुख्यमंत्री जी की ताकत बननी है। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ न जाने कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। मुझे इस बात का आभास है और इन साजिशों के पीछे और किसी का नहीं बल्कि बलदेव सिंह का हाथ है। वो नई पार्टी बनाकर सरकार तक पहुंचने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक समझिए आप, लेकिन बात सिर्फ बलदेव सिंह की ही नहीं है। देखिए, बलदेव सिंह तो बाहर से पार्टी बनाकर हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी पार्टी में रहकर हमें कमजोर करना चाहती है और आपको उनका जवाब बनकर खड़ा हुआ है। हमें तो लगता है शारदा देवी और बलदेव सिंह का अलग होना भी उनकी राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि बलदेव सिंह ने दूसरी पार्टी बनाई है। ऐसी हालत में हम शारदा देवी के ऊपर इस्तीफे का दबाव पार्टी की ओर से डाल सकते थे और इसलिए वो बलदेव सिंह से ही अलग हो गई। देखिए, पति से अलग होने के बाद वो हमारी पार्टी में बनी रह सकती और हमारी पार्टी में बनी रहकर वो हमारे खिलाफ माहौल बनाने का काम कर सकती है और आपको उनके हर बात की मुखालफत करनी। समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई मुख्यमंत्री जी। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया और अब वही होगा जो आप चाहें। पार्टी ने मंथन शिविर का आयोजन किया है, इसमें भी आपको भाग लेना होगा और देखना होगा कि पार्टी में कौन कौन मेरे खिलाफ है। खिलाफ तो इस प्रदेश की सारी जनता हो चुकी है, वो भी सरकार को रहने देना नहीं चाहती। यहां तक कि आज तो कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। कोर्ट की देखरेख में 8,000 करोड़ के घोटाले की जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए आदित्य, उन सबके चेहरे सामने आने चाहिए जो जनता के पैसे लुटा रहे हैं। लेकिन ये बात भी तो तय है मैडम कि इस जांच को भी तो प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। पता नहीं कब तक जांच होगी, कब तक रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट को भी तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। पता नहीं इस जांच में कितना वक्त लगे। घोटाले का पूरा पूरा फायदा राजवीर और उसके पापा उठाना चाहते हैं। वो विधायकों को तोड़कर इस सरकार को गिरा देना चाहते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा आदित्य, मैं करूं तो क्या करूं? आखिर मैं भी तो इस पार्टी की विधायक हूं। अपने लक्ष्य के लिए मैं इस्तीफा नहीं देना चाहती। जिस सच्चाई की मैं बात कर रही हूँ, उस सच्चाई को साबित करने के लिए क्या मुझे अपने पार्टी के खिलाफ जाना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, अगर आपकी पार्टी गलत है तो गलत है। अपनी पार्टी और अपनी सरकार की खिलाफत करने की इजाजत तो कोई पार्टी नहीं देती। यही अब तक होता रहा है और इसी सिद्धांत पर चलना पड़ता है। अब फैसला तो आपको करना है माजी। असमंजस में रहकर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पद और पार्टी छोड़कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक फैसले पर तो आपको पहुंचना ही है।
सर जी, अगर हम अभी इस मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर ऐसा मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अभी अपने करप्शन के बोझ के तले दबी हुई है। अभी सोचना यह है कि इस मुद्दे को कितना ऊंचा उछाला जा सकता है। इस मुद्दे को तो हर मंच पर उछाला जाएगा। इस मुद्दे को कैसे बढ़ाना है हमें अच्छी तरह से आता है सक्सेना। मीडिया किसी के भी इशारे पे चले या ना चले, लेकिन मेरे जैसे लोग मीडिया को भी नचाने की कुव्वत रखते हैं। अब देख लो, 8,000 करोड़ के घोटाले की बात पुरानी हो गई, मीडिया में उसके चर्चे भी कम हो गए थे, लेकिन आज फिर वो खबर गर्म हो गई क्योंकि किसी ने जनहित याचिका दायर कर दी है। अरे मंत्री जी, कोई जाने या ना जाने, पर हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। हद हो गई है। ये जो जनहित याचिका दायर हुई है ना, ये आपके इशारे पे दायर हुई है, मामले को गर्म करने के लिए। भला मैं नहीं समझूंगा आपको? हद हो गई है। सक्सेना, मैंने अपनी तरफ से उस पार्टी के विधायकों को उकसाने का काम तो शुरू कर दिया है। बस उन सबको अपने संपर्क में लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पार्टी ने जानबूझकर मंथन शिविर रखा है ताकि वो अपने विधायकों को पहले से समझा बुझाकर शांत कर दें। और ये मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। सर, मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो ना। देखिए, आज की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार भले गिर जाए और चुनाव की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम? देखिए, छोटी सी सलाह है, क्योंकि जीते हुए विधायक अपना पद छोड़ करके फिर से चुनाव में कूदना नहीं चाहेंगे। और अगर उनको यह मालूम हो गया कि आप चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी बात ना माने और आपकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपनी रणनीति बदल लेनी चाहिए। रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि सब विधायकों को यह लगे कि सरकार गिरने के बाद मैं उन्हें मंत्री पद देने वाला हूं, ताकि वो सरकार तो गिराएं। बिल्कुल, और उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीजिए कि चुनाव की नौबत आ जाए। जैसे दायां दिखा करके बायां मारने वाला खेल खेलना होगा। हद हो गई है। ठीक है सक्सेना, अब इसी रणनीति पर अमल होगा। चलिए, अब इजाजत दीजिए, मैं निकलता हूं। नमस्ते। ठीक है। कहां से आ रहे हो बेटा? पापा पार्टी ऑफिस गया था, वहीं से आ रहा हूं। पार्टी ऑफिस में भीड़ तो बढ़ रही है। हाँ बेटा, तुम भी सोचो कि सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का होना बहुत जरूरी है। जी पापा। पापा, आज मैं मां से मिलने गया था। क्या? हाँ पापा, मैंने सोचा एक बार मां को समझा के देखता हूं, शायद मां का गुस्सा उतर गया। तो फिर क्या कहा शारदा ने? पापा, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि सूर्य केवट ही आदित्य को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने गया। तो जाहिर सी बात, मां का शक तो आप पे ही जाएगा। हेलो। नमस्ते दीदी, जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। बस अभी अभी मुख्यमंत्री जी से मिलकर घर ही आ रही हूँ। आज तो पूरा दिन बस लोगों से मिलने मिलाने में गुजर गया। मैं समझ सकती हूँ दीदी, तभी तो मैंने आपको सुबह फोन नहीं किया। मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाली थी सोनाली। तेरी जीत की खबर से बलदेव सिंह तो बुरी तरह तिलमिला उठे होंगे ना? हाँ दीदी, जब से ये खबर आई है वो गुस्से से झल्लाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल उनका सारा ध्यान नई पार्टी खड़ी करने में है। अच्छा सोनाली, एक बात बताओ, बलदेव सिंह के दिल में क्या है? सरकार को लेकर वो चाहते क्या हैं? पता नहीं दीदी, जो कुछ सुनने में आ रहा है और मेरी समझ में आ रहा है दीदी, उससे तो ऐसा लगता है कि वो सरकार गिराने की फिराक में है। और वो किसी तरह सरकार गिराकर चुनाव कराना चाहते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि उनका मकसद ऐसा ही कुछ है। लेकिन दीदी, अगर ये सरकार गिरी तो नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं, आपका भी होगा। हाँ सोनाली, सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा ही होगा। अभी अभी तो मैं विधायक बनी हूं, लेकिन मैं बलदेव सिंह को उनके इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी तक विधायक बनने की लड़ाई लड़ रही थी और अब कल से मुझे विधायक बने रहने की लड़ाई लड़नी होगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं दीदी कि कल से पार्टी का मंथन शिविर शुरू हो रहा है और शिविर में भी इन्हीं बातों पर चर्चा की जानी है। आचार्य जी ने बहुत सोच समझकर मंथन शिविर बुलाया है। देखते हैं कल किसकी आवाज क्या उठती है। अरे हाँ दीदी, मंथन शिविर की चर्चा तो यहाँ भी हो रही थी। मुख्यमंत्री जी को भी इसी बात पर शक है कि शारदा देवी बलदेव सिंह से अलग होने के बाद भी बलदेव सिंह के इशारे पर ही चल रही हैं। सोनाली, तुम जरा इस बात को समझने की कोशिश करो कि क्या इस बात में सच्चाई है भी या नहीं। नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता कि राजवीर की माँ इस तरह का कोई नाटक कर सकती है। दोनों के रिश्ते अगर टूटे हैं और अगर वो विधायक निवास में रह रही हैं तो उसकी वजह मीनाक्षी की मौत है। ठीक, देखते हैं कल शारदा देवी मंथन शिविर में क्या कुछ कहती है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पता लगे तो मुझे जरूर बताना। जी दीदी, बाय बाय। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है हमारी प्रदेश की जनता को संतुष्ट रखने की, और इसीलिए हमने इस मंथन शिविर का आयोजन किया है। आज मैं सबसे पहले एक महिला विधायक का आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूं। जिंदगी एक भंवर है। नमस्कार प्रदीप जी। आओ आदित्य, बैठो। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। माँ जी कहाँ हैं? वो मैडम तो मंथन शिविर की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए तैयार हो रही है। प्रदीप जी, ये मंथन शिविर का मतलब क्या है? क्या सरकार की कोई कार्य योजना तैयार की जाने वाली है या फिर कोई नई रूपरेखा बनने वाली है? सरकार के कार्यकलापों के लिए यह मंथन शिविर नहीं रखा गया है, बल्कि जो सरकार पर मुसीबत आई है उससे बचने के लिए ये मंथन किया जाना है। दरअसल सारे विधायकों को आमंत्रित किया गया है ताकि उस शिविर में ही उनकी सारी शिकायतों को दूर किया जा सके। फिर एक घटना सामने आई है, किसी गांव की घटना है। एक लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल वाले उसे तलाक देने की धमकियां दे रहे थे। गरीब की लड़की थी, अनपढ़ थी, इसलिए उसने सोचा कि ससुराल वालों ने अगर छोड़ दिया तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि वो कमजोर है, अनपढ़ है,
इसलिए उसने खुद को जलाने की कोशिश की। ओह, इस तरह की घटनाओं को सुनकर सचमुच बड़ा दुख होता है। इस घटना के पीछे वजह तो एक ही है कि वो लड़की अपने अधिकारों को नहीं जानती। वो शिक्षित नहीं है, इसलिए खुद को कमजोर समझती है। अगर वो शिक्षित होती तो उसके अंदर ये विश्वास होता कि वो पढ़ी लिखी है और अपनी परवरिश तो खुद कर ही सकती है, तो वे खुद को जलाने की कोशिश नहीं करती। सरकार को इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार बचाने का मंथन करने में लगी है। राजनीति में कुछ लोग हैं आदित्य, जो बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सरकार ठीक ढंग से काम करे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं, उनकी संख्या बड़ी कम है। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आज विधानसभा में मेरा पहला दिन। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप राजनीतिक कार्यकलापों से अवगत नहीं है। हाँ, अनुभव तो है शांतिलाल जी। राजनीति को 15 साल दिए हैं मैंने, अच्छी तरह से सारे नेताओं को समझा है। लेकिन आज विधानसभा में जाने का वक्त आया है। हाँ, जरूर ये चिंता की बात है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा का सत्र हंगामों से भरा होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विरोधी आवाज उठाएंगे। हाँ, आवाजें तो उठेंगी, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा किया है ना, ये खेल भी तो बलदेव सिंह का ही खेला हुआ है। खुद तो पार्टी से बाहर हो गए और ये मुद्दा खड़ा कर दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी वो कदावर नेता माने जाते हैं। पार्टी में ना होने के बावजूद भी आज भी कई विधायक उनकी मुट्ठी में हैं। मुख्यमंत्री जी को भी डर किसी और का नहीं, सिर्फ उन्हीं का है। बलदेव सिंह खुद पार्टी में कोई पद हासिल कर सके या ना कर सके, लेकिन जो आग उन्होंने लगाई है ना, उसकी वजह से मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर आंच आने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री जी ने आपको पार्टी का टिकट दिया और विधायक बनवा दिया, और इसमें भी उन्हीं का स्वार्थ है। वो अपना कुनबा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। देखते हैं शांतिलाल जी, ऊंट किस करवट बैठता है। आज विधानसभा में क्या कुछ होता है। चलिए, निकलती हूँ। चलिए। नमस्कार। बैठिए। दोस्तों, हम सरकार में हैं और सरकार में होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी विकास की है, न केवल विकास की बल्कि पूरे प्रदेश के विकास की। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है हमारी प्रदेश की जनता को संतुष्ट रखने की, और इसीलिए हमने इस मंथन शिविर का आयोजन किया है। आज मैं सबसे पहले एक महिला विधायक का आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूं। जो सुंदरपुर से उपचुनाव जीतकर आई हैं, वो भी हमारी पार्टी से। उनका नाम है रजनी वर्मा। सिमरा विधानसभा से जीत कर आई मेघना सूर्यवंशी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद देवव्रत जी। नमस्कार। हमें बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होता है कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है। वैसे हम जनता के लिए तो काफी कुछ करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे। तो पार्टियों से और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इस प्रदेश के गरीब और किसानों की समस्याओं पे गौर किया जाए और उनकी समस्याओं का हल ढूंढा जाए, ताकि हम उनसे वोट मांगने फिर से जा सकें।
नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम फरीदा बेगम है। मैं हमीरपुर से विधायक हूँ। मैं विधायक तो जरूर हूँ, लेकिन हमें कमतर आंका जाता है। हमारी बातें कम सुनी जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नारी स्वतंत्रता की बात सब करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। आप इस बात को लेकर सारे विधायकों पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? ये सही नहीं है। आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे। जिंदगी एक भंवर है। क्या इसी आधार पर सरकार नारी के समान अधिकार की बात करती है? मेरा नाम शारदा देवी है। मैं जीवन नगर से विधायक हूँ। हमारी महिला मित्रों ने समस्या की बातें की। बात समस्या की नहीं, समाधान की होनी चाहिए। मैं जानती हूँ जनता को मुगालते में रखना बहुत आसान है, लेकिन मेरा सोचना यह है समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बाकायदा योजनाएं बननी चाहिए। और उसे कार्य रूप देना चाहिए। अगर आज हम सरकार के कार्य पर नजर डालें तो उससे खुशी कम और दुख ज्यादा होता है। आज भी मेरे क्षेत्र के छोटे से गांव में एक लड़की ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सबसे पहले मैं सारे विधायकों से कहना चाहती हूँ, वो अपने दिल में झांक कर देखें। वो खुद से पूछे, क्या वो नारी स्वतंत्रता के समर्थक हैं? क्योंकि नारी स्वतंत्रता की बात सब करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। आप इस बात को लेकर सारे विधायकों पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? ये सही नहीं है। आपको अपने शब्द वापस लेने होंगे। दरअसल आज भी औरत हुक्म सुनने की आदत से निजात नहीं पा रही, इसलिए किसी की भी बात चुपचाप मान लेना उसका स्वभाव बन चुका है। शिक्षा और सुरक्षा हर नारी का अधिकार है और हम ये अधिकार दिलाकर रहेंगे उन्हें। शारदा जी, हम सब आपके इस मुहिम में आपके साथ हैं। राजनीति में शारदा उतरी नहीं थी, लेकिन राजनीति के सारे रंग उसने देखे, हर उतार चढ़ाव देखा है उसने। तो राजनीति को समझती तो अच्छी तरह है। इसीलिए तो कहता हूं कि आप उनको किसी तरह घर लेके आइए। आपके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए वो भी एक जरिया बन सकती हैं।